नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश में कोविड के उपचाराधीन और नए मरीजों में उल्लेखनीय गिरावट। 20 राज्यों में मरीजों की संख्या 5,000 से कम। देश में कल 75 दिन में सबसे कम 60,000 के करीब नए मरीज सामने आए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.64% हुई। एम्स दिल्ली शुक्रवार से चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवाओं को फिर से शुरू करेगा। सऊदी अरब ने कोविड महामारी के कारण इस साल विदेशी जायरीन के लिए हज यात्रा रद्द की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इजरायल दूतावास बम हमले मामले में 2 संदिग्धों की जानकारी देने वालों के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। जल शक्ति मंत्रालय ने सभी सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जल शक्ति अभियान कैच द रेन में शामिल होने और सहयोग करने को कहा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने मतदाता केंद्रित सेवाओं को तेज और प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सरकार ने वर्ष 2025 तक एथेनॉल निकालने की क्षमता दोगुनी होने की उम्मीद जताई। देश 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। दोहा में एशिया कप फुटबॉल क्वालीफायर के ग्रुप ई के अंतिम मैच में भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी। और यूरो कप फुटबॉल में हंगरी का मुकाबला पुर्तगाल से और फ्रांस का सामना जर्मनी से होगा। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं लवली निगम। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड संक्रमण के उपचाराधीन नए मरीजों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि देश में स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने 3 मई को स्वस्थ होने की दर 81% थी, जो अब बढ़कर लगभग 95.64% हो गई है। हमारे देश में ओवरऑल रिकवरी रेट में भी एक बहुत पॉजिटिव प्रोग्रेस नोट की जा रही है। जैसे कि हम देखें तो पाते हैं कि जहां 3 मई वाले समय पर देश में 81.8% रिकवरी रेट था, वह 18 मई तक 85.6% यानी कि 85% तक पहुंचा और 27 मई तक बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूड एफर्ट्स एट द फील्ड लेवल वह 90% तक पहुंचा और आज बढ़ते बढ़ते देश में क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट 95.6% तक पहुंच चुकी है। श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में पिछले महीने 7 मई को 4 लाख से अधिक नए रोगी सामने आने के बाद से दैनिक संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। उन्होंने कहा कि देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 60,000 से अधिक नए मरीज सामने आए, जो पिछले 75 दिन में सबसे कम हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में प्रतिदिन नए मरीज में औसतन 30% की कमी दर्ज की गई है। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि करीब 60,471 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि जो पीक देश ने एक नोट की थी उसमें करीब 85% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ द डेली केसेस गेटिंग रिपोर्टेड अब हम नोट कर रहे हैं। पिछले 8 दिनों से हम देखें तो पाते हैं कि देश में 1 लाख से कम संख्या में डेली बेसिस पर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि पिछले 6 सप्ताह में 366 जिलों में संक्रमण में उल्लेखनीय कमी आई है। उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण तेजी से कम हुए हैं और वर्तमान में 9 लाख से अधिक उपचाराधीन मरीज हैं। उन्होंने कहा कि 65 दिन बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या 10 लाख से नीचे आ गई है। उन्होंने बताया कि देश में 20 राज्य ऐसे हैं जहां मरीजों की संख्या 5,000 से कम है। हमारे देश में करीब 9 लाख के करीब ऐसे केसेस हैं जो कि एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि करीब 65 दिनों के बाद देश में एक्टिव केसेस की संख्या में एक और विजिबल कमी आई है।
इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि एक्टिव केसेज आर लेस देन 10 लाख और आज हमने देखा है कि पीक के कंपैरिजन में करीब 28.3 लाख केसेज जो पहले एक्टिव केसेज की दृष्टि थे वह अब कम हो गए हैं। करीब 75.6% जो हमने पीक इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेज मैनेज किए थे वह घटते घटते 75.6% कम हो गया है। लव अग्रवाल ने कहा कि संक्रमण का जल्द पता लगाने के लिए देश में कोविड जांच बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 18,78,000 जांच हो रही हैं। जब एक स्थाई पर देश में केसेज की संख्या बढ़नी शुरू हुई तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस करते हुए जहां हम लोग करीब 7.9 लाख टेस्ट पर डे ऑन एन एवरेज कर रहे थे करीब मार्च के समय में, उसको हमने बढ़ाकर एज हाई है 21.35 लाख एवरेज टेस्टिंग पर डे के औसत से लेके आए। और जब देश में 70-75% केसेज में कमी नोट की जा रही है तब भी टेस्टिंग पर कंटिन्यूड फोकस बनाते हुए पिछले एक हफ्ते में औसतन 18.78 लाख टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस किए जा रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में पिछले 5 सप्ताह से संक्रमण दर में गिरावट का रुख बना हुआ है। उन्होंने कहा कि मई महीने के पहले सप्ताह में संक्रमण की औसत दर 21.6% थी, जो पिछले 7 दिन में घटकर 4.8% रह गई है। संयुक्त सचिव ने बताया कि पिछले लगातार 8 दिन से दैनिक संक्रमण दर 5% से कम दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि 16 राज्यों में संक्रमण की साप्ताहिक दर 5% से कम रही है। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों में कोविड संक्रमण की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान 21 से 50 वर्ष के लोग अधिक संक्रमित हुए। जो हमारा युवा पॉपुलेशन यानी 21 से 30 साल, 31 से 40 साल और 41 से 50 साल के जो हमारा युवा वर्ग है, तो अगर पिछले साल उसमें 21.21%, 21.23% एंड 17.3% इन डिफरेंट एज ग्रुप में केसेस आए, तो उसी के समानांतर हमने देखा है कि इस बार की वेव में भी 22.9%, 22.7% एंड 17.26% यानी कि उसी अनुपात में इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में नोट किया गया। श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में अब तक 26 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 21 करोड़ 14 लाख लोगों को पहला टीका और 4 करोड़ 91 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया गया है। फील्ड स्थाई पर हमारे कार्यकर्ताओं के एफर्ट्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के कंबाइंड एफर्ट्स के साथ करते हुए हम लोगों ने 26 करोड़ का एक बेंचमार्क इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वैक्सीन डोजेज आज कंप्लीट किया है, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज जो कि हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, उनमें 1.7 करोड़ डोजेज, 2.58 करोड़ डोजेज एंड 17.24 करोड़ डोजेज भी उनको दी जा चुकी हैं। हमारे सतत प्रयास है, हमने आपको इससे पहले भी अवगत किया है कि एक स्थाई पर वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाते हुए दूसरे स्थाई पर फील्ड में काम करते हुए हम वैक्सीन को एज ए स्ट्रैटेजी चाहते हैं कि सब लोग जब भी वैक्सीन अवेलेबल हो, पर्टिकुलरली प्रायोरिटी एज ग्रुप, वैक्सीन को लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करें। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि कोविड वैक्सीन नोवावैक्स बहुत सुरक्षित और अधिक प्रभावशाली है। आज नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा से यह सिद्ध होता है यह टीका 90% से अधिक प्रभावी है और स्वदेश में निर्मित है। This vaccine is very safe and highly effective, more than 90% as you heard. But what makes this vaccine relevant for today, in order to mention this, is the fact that this vaccine will be produced in India. There is preparatory work already accomplished by the Serum Institute. They are in collaboration with the original company, and in fact, as you know, they are also conducting a bridging trial already, which is in advanced stages of completion. श्री पॉल ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सक्रिय सहयोग से टीकाकरण का दायरा बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रही है। डॉक्टर पॉल ने कोविड महामारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कोविड से बचाव के उचित व्यवहार का पालन करने और देश भर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश इस साल कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रामक वेरिएंट से निपट रहा है। उन्होंने कहा कि इस नए वेरिएंट के फैलाव पर नियंत्रण के लिए रोकथाम के सख्त उपायों की जरूरत है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को
चिंताजनक नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण के वेरिएंट के बारे में जानने के लिए और अधिक वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है। ये वेरिएंट जो है वो मार्च से देखा गया है यूरोप में और इसको नोटिफाई या इसको पब्लिक डोमेन में 13 जून को लाया गया। द प्रेजेंट स्टेटस इज दैट यस, अ न्यू वेरिएंट हैज बीन फाउंड। दिस इज अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। दिस इज नॉट एज येट क्लासिफाइड एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। A variant of concern is one in which we have understood that there are adverse consequences to humanity. Transmissibility बढ़ जाती है, severity बढ़ जाती है। वो अभी इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन जो चेंज आई है, जिस तरह से आई है, उसके इफेक्ट को अब साइंटिफिक तरीके से वॉच करना चाहिए। स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीका लगवाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और समय लेना अनिवार्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र में सीधे जाकर पंजीकरण कराने के बाद टीका लगवा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाभार्थियों को निकटतम टीका केंद्र में टीके लगवाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हेल्पलाइन नंबर 1075 के माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा शुरू कर दी गई है। बिहार में कोविड अनलॉक के दूसरे चरण को एक और सप्ताह के लिए 22 जून तक बढ़ा दिया गया है। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार शाम 5 बजे तक सरकारी और निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। रात्रि कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति होगी। झारखंड में अनलॉक के तीसरे चरण में कुछ ढील के बाद मौजूदा लॉकडाउन को एक सप्ताह और 24 जून तक बढ़ा दिया गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुंबई के धारावी इलाके के लिए अच्छी खबर आई। झारखंड में मौजूदा लॉकडाउन को अगले एक सप्ताह के लिए आगामी 24 जून तक बढ़ा दिया गया है, जबकि सप्ताहांत के दौरान 19 जून की शाम 4 बजे से 21 जून की सुबह 6 बजे तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राज्य के सभी 24 जिलों में सभी दुकानों, शॉपिंग मॉल्स को शाम 4 बजे तक खोलने के लिए अनुमति दी गई है। निजी कार्यालय, सरकारी दफ्तरों में अब 50% उपस्थिति के साथ सभी दफ्तर 4 बजे तक खुलेंगे। लॉकडाउन के बाकी पुराने नियम ही यथावत लागू रहेंगे। आगामी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में ई पास की अनिवार्यता को भी बरकरार रखा गया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में कुछ और छूट देने का फैसला किया है। इनमें रात के कर्फ्यू के समय में बदलाव करने तथा 21 जून से रेस्तरां और मॉल को खोलने की अनुमति देना शामिल है। 21 जून से रात के कर्फ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पर रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। राजस्थान में 60 वर्ष से ऊपर के 92% और 45 से 59 वर्ष आयु वर्ग के 78% लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। राज्य में कोविड के नए मरीज दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में नए मरीजों की कमी के बाद सामान्य जनजीवन फिर से पटरी पर आना शुरू हो गया है। से सभी स्मारकों और संग्रहालयों को पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय किया है। बाजारों में भी अब चहल पहल दिखने लगी है और सड़कों पर फिर ट्रैफिक बढ़ने लगा है। घरेलू पर्यटकों और व्यावसायिक गतिविधियों के शुरू होने से होटलों में भी बुकिंग बढ़ने लगी है। रोडवेज की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। राजस्थान रोडवेज द्वारा करीब 1800 बसों का संचालन किया जा रहा है। मई के अंतिम सप्ताह की तुलना में जयपुर एयरपोर्ट पर भी यात्री भार में बढ़ोतरी हुई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने बताया कि अभी करीब 22 उड़ानों का संचालन हो रहा है। उधर उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा अगले 3-4 दिनों में कई रेल सेवाओं को पुनः शुरू किया जाएगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती माने जाने वाले मुंबई के धारावी में आज लगातार दूसरे दिन कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया। 2 फरवरी के बाद पहली बार सोमवार को धारावी इलाके में संक्रमण का कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ। एक रिपोर्ट। मुंबई के धारावी इलाके के लिए अच्छी खबर आई है। दुनिया की सबसे अधिक घनी शहरी बस्तियों में से एक धारावी में 2 फरवरी के बाद से लगातार दूसरी बार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने आज बताया कि धारावी में संक्रमितों का आंकड़ा 6,861 पर अपरिवर्तित है। फिलहाल इस झुग्गी बस्ती में 11 सक्रिय मामले हैं। बीएमसी के अधिकारी के अनुसार धारावी क्षेत्र में अब तक कोविड-19 के 6,491 मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों ने फरवरी
जनवरी के मध्य में दूसरी लहर की शुरुआत में इस इलाके में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बारे में चिंता जताई थी। हालांकि मई के बाद से धारावी क्षेत्र में मामलों में धीरे धीरे गिरावट आई है और इस महीने अब तक 3 बार एकल अंक में कोविड-19 संक्रमण के मामले दर्ज हुए हैं। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को राज्य सरकार हर तरह की सहायता प्रदान करेगी और उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। महिला और बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि इसके लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। ठाणे जिले में 42 अनाथ बच्चे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली शुक्रवार से चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवाओं को फिर से शुरू करेगा। अस्पताल में सीधे जाकर पंजीकरण की अनुमति का फैसला कोविड स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। एम्स ने बताया कि ओपीडी पंजीकरण केवल उन्हीं मरीजों के लिए किया जाएगा जो पहले से ऑनलाइन या टेलीफोन के माध्यम से संपर्क में हैं। सऊदी अरब ने कोविड महामारी के मद्देनजर इस साल हज के लिए विदेशी जायरीनों की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। इसे देखते हुए भारतीय केंद्रीय हज समिति ने भी इस साल तीर्थ यात्रा करने वालों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। सऊदी अरब ने देश के नागरिकों और निवासियों को सीमित संख्या में हज में भाग लेने की अनुमति देने का फैसला किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चाहे हो जिंदगी में भरना उड़ान, अगर आपकी मंजिल हो आसमान, गर्व हो महसूस पहनकर यूनिफॉर्म, तो ज्वाइन करें इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 जून 2021 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में कोविड के उपचाराधीन और नए मरीजों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट। 20 राज्यों में मरीजों की संख्या 5000 से कम। देश में कल 75 दिनों में सबसे कम 60,000 से अधिक नए मरीज सामने आए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.64% हुई। एम्स दिल्ली शुक्रवार से चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवाओं को फिर से शुरू करेगा। सऊदी अरब ने कोविड महामारी के कारण इस साल विदेशी जायरीन के लिए हज यात्रा रद्द की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने इजरायल दूतावास बम हमले मामले में 2 संदिग्धों की जानकारी देने वालों के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। जल शक्ति मंत्रालय ने सभी सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्र में जल शक्ति अभियान कैच द रेन में शामिल होने और सहयोग करने को कहा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने मतदाता केंद्रित सेवाओं को तेज और प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सरकार ने वर्ष 2025 तक एथेनॉल निकालने की क्षमता दोगुनी होने की उम्मीद जताई। देश 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। दोहा में एशिया कप फुटबॉल क्वालिफायर के ग्रुप ई के अंतिम मैच में भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी और यूरो कप फुटबॉल में हंगरी का मुकाबला पुर्तगाल से और फ्रांस का सामना जर्मनी से होगा। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने इजरायली दूतावास विस्फोट मामले में 2 संदिग्धों के बारे में सूचना देने के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। एनआईए ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दोनों संदिग्धों को बम लगाते देखा जा सकता है। नई दिल्ली में 29 जनवरी की शाम को एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास के बाद बहुत कम तीव्रता का एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस आईईसी विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए थे। जल शक्ति मंत्रालय ने सभी सांसदों से जल शक्ति अभियान में भाग लेने और सहयोग करने का आग्रह किया है।
जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने सभी सांसदों को लिखे पत्र में अपने निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यों में जल शक्ति अभियान कैच द रेन में सहयोग करने को कहा है। श्री कटारिया ने गिरते भूजल स्तर और पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए सभी को मिलकर आगे आने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष विश्व जल दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की थी। केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल के जरिए पानी की आपूर्ति के लिए तमिलनाडु को 3,691 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। आवंटन में 4 गुना वृद्धि के साथ केंद्र सरकार ने राज्य द्वारा हर घर जल के लक्ष्य को पूरा करने में तेजी लाने पर जोर दिया है। जल शक्ति मंत्रालय ने पहली किस्त के रूप में राज्य को 614 करोड़ 35 लाख रुपए जारी किए हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र ने मतदाता केंद्रित सेवाओं को तेज और प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वर्चुअल बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने त्रुटिहीन और अद्यतन मतदाता सूची के महत्व को दोहराया। श्री चंद्रा ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नए मतदाताओं से जुड़ने के लिए प्रयास करने चाहिए। सरकार ने आशा व्यक्त की है कि वर्ष 2025 तक एथेनॉल निकालने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी और देश 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग में सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार चीनी मिलों और शराब भट्टियों को वित्तीय सहायता देकर उनकी एथेनॉल निकालने की क्षमता बढ़ाने को प्रोत्साहन दे रही है। क्षमता बढ़ाने और नई शराब भट्टियों के लिए संभावित 41,000 करोड़ रुपए के निवेश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 2020 से 2025 तक एथेनॉल मिश्रण के लिए रूपरेखा पर विशेष समिति की एक रिपोर्ट जारी की थी। भारत ने पिछले वित्त वर्ष में 185 मीट्रिक टन पेट्रोलियम का आयात किया। पेट्रोलियम के आयात पर 551 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक खर्च किए गए। रिपोर्ट के अनुसार E20 ईंधन को सफलतापूर्वक अपनाने से 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हो सकती है। E20 ईंधन पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल मिलाकर तैयार किया जाता है। एथेनॉल एक कम प्रदूषणकारी ईंधन है और पेट्रोल की तुलना में कम लागत पर इसके बराबर ही दक्षता प्रदान करता है। विशेषज्ञ समिति ने आशा व्यक्त की है कि देश में वर्ष 2025 तक एथेनॉल के पेट्रोल के साथ 20% मिश्रण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इसने सिफारिश की है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए गन्ना और अनाज आधारित एथेनॉल उत्पादन क्षमता को बढ़ाना होगा। साथ ही यह भी सिफारिश की गई है कि जिन राज्यों में एथेनॉल जरूरत से ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है वहां से इसे उन राज्यों में भेजा जाए जहां इसकी कमी है। इससे देश भर में एक समान उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञ समिति ने सुझाव दिया है कि एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल की व्यापक स्वीकार्यता के लिए इस ईंधन की खुदरा कीमत सामान्य पेट्रोल से कम होनी चाहिए। समिति ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सभी तेल विपणन कंपनियों के लिए मिश्रण कार्यक्रम को अधिसूचित करने की सलाह भी दी है। उपभोक्ताओं को एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल के लाभों के बारे में जागरूक करने और अपने वाहनों के लिए सही ईंधन का चयन करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने की भी सिफारिश समिति द्वारा की गई है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय रेलवे ने सिग्नलिंग, दूरसंचार और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 55,000 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की है। रेलवे ने अब तक 2,221 रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग शुरू की है। ट्रेन संचालन में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। रेलवे बोर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के सदस्य संजीव मित्तल ने कहा कि स्पेक्ट्रम आवंटन और अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली के प्रावधान से रेलवे परिचालन में चौतरफा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के कई बड़े नेताओं को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास पर घेराव से पहले हिरासत में ले लिया गया है। इसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया और बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी शामिल हैं। शिरोमणि अकाली दल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार राज्य को लूट रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
दोहा में एशिया कप क्वालीफायर में ग्रुप ई के अंतिम मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पहले हाफ की समाप्ति तक मैच गोल रहित बराबरी पर था। भारतीय टीम 7 मुकाबलों में 6 अंक लेकर ग्रुप ई में तीसरे स्थान पर है। उधर यूरो कप फुटबॉल में आज मौजूदा चैंपियन पुर्तगाल का सामना हंगरी से होगा। ग्रुप ऑफ डेथ माने जा रहे ग्रुप एफ में ही थोड़ी देर बाद फ्रांस और जर्मनी आमने सामने होंगे। ग्रुप ई में स्पेन और स्वीडन के बीच मुकाबला गोल रहित ड्रॉ पर समाप्त हुआ। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में अब 38 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा की। टोक्यो ओलंपिक में पदक की सबसे बड़ी दावेदारों में से एक हैं भारतीय टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा। सिर्फ 13 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली मनिका के हौसले बुलंद हैं और तैयारियां बेहतरीन। 2015 राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में मनिका ने 2 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 3 पदक जीते। 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में मनिका ने देश के लिए 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में मनिका बत्रा ने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया। उन्होंने महिला सिंगल्स का गोल्ड, महिला टीम इवेंट का स्वर्ण पदक सहित कुल 4 पदक जीतकर ये दिखा दिया कि वो भारतीय टेबल टेनिस की सबसे बड़ी स्टार हैं। हर खिलाड़ी की खेल की अपनी खासियत होती है और मनिका की खेल की सबसे बड़ी ताकत है उनकी स्विच की टेक्निक। ट्विडल जो स्विच करती हूँ मैं अभी, वो मैं जैसे घर पे बैठते खाते हुए और सोच रही होती हूँ अगर कुछ, तो मैं ट्विडल करती रहती थी, तो वो मेरी आदत बन गई थी। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टेबल पे इम्प्लीमेंट करूँ, एंड इट रियली वर्कड फॉर मी। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने के बाद मनिका की निगाहें ओलंपिक के स्वर्ण पदक पर है। महिला सिंगल्स के साथ साथ अचंत शरद कमल के साथ मिक्स डबल्स में मनिका पदक की सबसे बड़ी दावेदार हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना सबका ड्रीम होता है एंड पर्सनली मेरा भी है। मेरा हमेशा से एम है कि मुझे उस लेवल पे लाना टेबल टेनिस को, और सबकी सोच बदलनी है कि टेबल टेनिस भी कुछ है और ये लोग भी ओलंपिक में कुछ ला सकते हैं। मेडल जीतने की उम्मीद तो देश हर खिलाड़ी से रखता है, लेकिन कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनसे इसी उम्मीद पर 100% यकीन होता है। मनिका उन्हीं में से एक हैं। आनंद श्रीवास्तव, स्पोर्ट्स डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विवाटेक के 5वें सम्मेलन को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करेंगे। यूरोप में होने वाला विवाटेक डिजिटल और स्टार्टअप के बड़े सम्मेलनों में से एक है। प्रधानमंत्री को इस सम्मेलन में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया है। 19 जून तक चलने वाले सम्मेलन में प्रमुख वक्ताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज के अलावा यूरोपीय देशों के कई मंत्री और सांसद शामिल हैं। सम्मेलन में एप्पल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टिम कुक, फेसबुक के चेयरमैन मार्क जुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रॉड स्मिथ सहित कॉरपोरेट जगत के कई प्रतिनिधि शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज दोहा में कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार रखे। एक सप्ताह से भी कम समय में विदेश मंत्री की खाड़ी देश की ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले 9 जून को श्री जयशंकर दोहा में कतर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद बिन अहमद अल मसनैद से मुलाकात की थी। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब सिर्फ 6 दिन बाकी हैं। ये दिवस विश्व भर में 21 जून को मनाया जाना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ एक विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में श्री कोटेचा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की तैयारियों के बारे में चर्चा करेंगे। साक्षात्कार में वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि कोविड की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का विषय है योग करो और घर पर रहो। ये साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड के उपचाराधीन और नए मरीजों में उल्लेखनीय गिरावट। 20 राज्यों में मरीजों की संख्या 5000 से कम। देश में कल 75 दिन में सबसे कम करीब 60,000 नए मरीज सामने आए। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.64% हुई। एम्स दिल्ली शुक्रवार से चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सेवाओं को फिर से शुरू करेगा। सऊदी अरब ने कोविड महामारी के कारण इस साल विदेशी जायरीन के लिए हज यात्रा रद्द की।
एनआईए ने इजरायल दूतावास बम हमले मामले में 2 संदिग्धों की जानकारी देने वालों के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। जल शक्ति मंत्रालय ने सभी सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्र में जल शक्ति अभियान कैच द रेन में शामिल होने और सहयोग करने को कहा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने मतदाता केंद्र सेवाओं को तेज और प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सरकार ने वर्ष 2025 तक एथेनॉल निकालने की क्षमता दोगुनी होने की उम्मीद जताई। देश 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लेगा। दोहा में एशिया कप फुटबॉल क्वालीफायर के ग्रुप ई के अंतिम मैच में भारत और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।